नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल मेरे दोस्त लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। तो क्या हुआ था 1991 में? डेट थी 24 जुलाई। लाइसेंसिंग को हटाकर करा लिबरलाइजेशन, कोटा को हटाकर करा प्राइवेटाइजेशन, परमिट को हटाकर करा ग्लोबलाइजेशन। तो LQP वॉज रिप्लेस्ड विद LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो तीनों चीजें सिलेबस में आएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है लिबरलाइजेशन दोस्तों। अब क्या था क्राइसिस? बेसिकली तीन बातें। एक्सटर्नल डेट बहुत हाई थी, फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज थी, रीपे करने में दिक्कत आ रही थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ $1 बिलियन के बचे थे। 1990 की बात बता रहा हूं। 2 हफ्ते में रिजर्व खत्म हो जाते, पेट्रोल बहुत महंगा था, मंगवाते। तो 2 हफ्ते के बाद अपने इन्वेस्टर्स को क्या जवाब देते? जिन लोगों को बाहर जाना था कि हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, जिन लोगों को बाहर से सामान इंपोर्ट करवाना था, उनको क्या जवाब देते कि हमारे पास पैसे नहीं है तो आप इंपोर्ट करवाना अवॉइड कीजिए और जो इंडिया में मिल रहा है वही खरीद लो। जिसको बाहर घूमने जाना है, मेडिकल पर्पस के लिए जाना है, हमारे पास रिजर्व थे ही नहीं दोस्तों। तो बहुत बुरी हालत हमारी हो जाती अगर हम रीफॉर्म नहीं करते, हम फॉर्मेशन को दोबारा सही डायरेक्शन में अगर नहीं लेके जाते। डायरेक्शन में लेकर जाने वाले 2 लोगों का नेम याद रखिए। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो मनमोहन सिंह जी ने प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसी का ले डाउन करा, क्या क्या चेंजेस आएंगे इकोनॉमी में जिससे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर स्टेबल करा जाने वाला है। बट फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज सेड टू बी PV नरसिम्हा राव। उनके अप्रूवल के बिना ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती थी दोस्तों। भाई उस टाइम की बात है 1991। गवर्नमेंट टीवी बना रही है, गवर्नमेंट जूते बना रही है, 4 व्हीलर बना रही है, इंश्योरेंस सर्विस दे रही है, बैंकिंग सर्विस सब महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने क्योंकि लॉसेस हो रहे थे। अब तुम टैक्सेस 50% लोगों को बोलोगे पे करने के लिए, तो लोग क्यों पे करेंगे? अपनी इनकम ही डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट अपने नुकसान रिकवर करने के चक्कर में चीजें महंगी कर रही थी। ये तो एक इनएफिशिएंट तरीका है ना अपने लॉसेस को कवर करने के लिए दोस्तों। तो खर्चे ज्यादा थे, गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज लो थे, एक्सपोर्ट बहुत कम थे। इंडिया में कोई ऐसी मतलब हाई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी वाली चीजें तो थी नहीं कि हम एक्सपोर्ट करते हो, हमें इंपोर्ट ही हमेशा से ज्यादा करते हुए आने पड़े हैं। मिस यूज ऑफ बोरोइंग, जो पैसा उधार पे लेते थे वो यहाँ से टूरिस्ट बाहर खर्च कर देते थे, बाहर से सामान इंपोर्ट करवा लिया करते थे, बाहर इन्वेस्टमेंट कर देते थे। तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगी कि हम इंडिया को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते? डेवलपमेंट कैसे होगी कि हम एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दे सकते? क्योंकि ज्यादातर खर्चा जो था वो कंजम्पशन पे लग जाया करता था दोस्तों, रेदर देन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यही तो दिक्कत थी, सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो हम कुछ ऐसा क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे कि वो लोग यहां पर आके हम उनको कुछ आगे बेनिफिट दे पाए। फॉलिंग फॉरेक्स रिजर्व, 1 बिलियन के रिजर्व थे 1991 में, और 1990 में 6 बिलियन के थे। 2025 में 700 बिलियन के करीब टच कर चुके हैं। तो बहुत सही हो चुका है हिसाब किताब। लॉस ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस, दोबारा लोन मांगने जाते हैं वर्ल्ड बैंक IMF के पास, वो हमें हाथ जोड़ के मना कर देते कि पहले अपनी कुछ चीजें रिफॉर्म करो, हमारी कुछ कंडीशंस मानो, तब जाके हम आपको लोन देंगे। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन था? अनफॉर्चुनेटली नहीं था। तो हम पहुंच गए वर्ल्ड बैंक और IMF के पास। वर्ल्ड बैंक की कौन सी ब्रांच है जो ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस वाली कंट्री को लोन देती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। प्यारे बच्चों याद रखना, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड IMF से हमने $7 बिलियन का लोन लिया। उनकी हमने 3-4 कंडीशंस मानी कि इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करा जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को ऑटोनॉमी दी जाएगी, गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस करा जाएगा, बाहर से सामान मंगवाने पे जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है उनको एलिमिनेट या फिर काफी हद तक रिड्यूस करा जाएगा। तब जाके उन्होंने हमें लोन दिया था दोस्तों। इतना ही नहीं, इंडिया की इकोनॉमी को फटाफट से हमें स्टेबल करना था और लॉन्ग टर्म में हमारा स्ट्रक्चर भी सुधारना था। तो स्टेबलाइजेशन वर दी शॉर्ट टर्म मेजर्स, स्ट्रक्चरल वर दी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस, जो इंडिया की इकोनॉमी को आगे चल के सही करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए। मेन इसमें LPG था प्यारे बच्चों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ताकि इंडिया की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस आने वाले टाइम में दुनिया को टक्कर दे। बेटा टाटा की बनाई गई कार्स, महिंद्रा की बनाई गई कार्स, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हो गए, दुनिया भर में बेटा जाने माने जाते हैं आज के टाइम पे। तो यही हमारी सरकार का उस टाइम का विजन था कि इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को आने वाले टाइम में बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, हमारी एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जा सके। जो टेक्नोलॉजी इंडिया में 1991 तक यूज करी जा रही थी वो इंडिया बेस्ड थी। हम चाहते थे कि जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से भी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे हमारे यहाँ और अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से गुड्स का प्रोडक्शन करा जा सके। अब इमीडिएटली स्टेबल करने के लिए तो हमने लोन लिया,
ताकि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत थी, जो मतलब शॉर्टेज थी फॉरेन करेंसी की, उसको हम सॉर्ट आउट कर पाए। गवर्नमेंट ने प्राइस लेवल को थोड़ा रिड्यूस करा। भाई 1990 से 1991 में लगभग 11% से चीजें महंगी हुई थी, तो वो थोड़ा सा रेक्टिफाई करा गया। फॉरेक्स रिजर्व्स को लोन लेकर हमने थोड़ा सा इंक्रीज करा, तो स्टेबल करा फटाफट से। जो प्राइस लेवल बढ़े हुए थे उनको कम करा, जो फॉरेक्स की शॉर्टेज थी उसको लोन लेकर सुधारा। लॉन्ग टर्म में एलपीजी करा, जिससे इकोनॉमी को हम आगे चल के स्ट्रक्चर वाइज सुधार पाए। लिबरलाइजेशन क्या होता है? रिडक्शन इन unnecessary controls imposed by the government via licensing permits on the private sector। तो बेमतलब की जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाती है उसको हम बोलते हैं लाइसेंस परमिट राज, जो 1991 में गवर्नमेंट ने लगाया था। तो उसको गवर्नमेंट ने, भाई आपके सिलेबस में तो रिमूवल लिखा गया है, बट मैं थोड़ा सा इससे सुपीरियर वर्ड लेना चाहूंगा, दैट इज रिडक्शन। क्योंकि लिबरलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि सरकार ने मार्केट इकोनॉमी कर दी कि आपको जो करना है वो करो। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कुछ लिमिट तक आपको थोड़ी सी लिबर्टी दी गई है, बाकी गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग वगैरह कुछ केसेस में, मिनिमम केसेस में स्टिल अप्लाई करी जाएंगी। तो थोड़ी सी फ्रीडम दी गई, इंडस्ट्रीज को फोकस करा गया। गवर्नमेंट इंटरफेयर तभी करेगी जब उनको लगेगा कि जरूरत है, जैसे मेडिसिन में, एयरलाइंस में, बाकी इंडस्ट्रीज लाइक फर्नीचर का काम करना है, खिलौने का काम करना है, सरकार से कोई स्पेशल परमिट लेने की जरूरत या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे? डी रिजर्वेशन। भाई पहले अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आज के टाइम पे खाली 2 इंडस्ट्रीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने बोला है हम मैनेज करेंगे, बाकी कोई भी काम प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। कौन से 2 काम हैं जो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है? मेरे प्यारे बच्चों नेम याद रखेंगे, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। तो अभी ये इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, ना तो प्राइवेट सेक्टर को ना तो स्टेट गवर्नमेंट को ये काम करने की परमिशन है। रिडक्शन, पहले लाइसेंसिंग हर इंडस्ट्री में चाहिए होता था, चाहे आपको एक सेफ्टी मिल बनानी है, पेपर का काम करना है, फर्नीचर का काम करना है, लाइसेंस लो। अब सिर्फ 5 में चाहिए। कौन कौन से हैं? अल्कोहल, सिगरेट, एक्सप्लोजिव, हजार्डियस केमिकल्स, एरोस्पेस एंड फार्म, मेडिसिन। तो इनमें लाइसेंस चाहिए। बाकी काम करने के लिए सेफ्टी वगैरह का लाइसेंस चाहिए होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का लाइसेंस चाहिए होता है, बट कंपल्शन नहीं है सच। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डी रिजर्वेशन करा गया। भाई पहले के टाइम पे पेपर हो गया, फर्नीचर, ये सिर्फ स्मॉल स्केल कंपनीज बना सकती थी, अब इनको बड़ी कंपनीज ही बना सकती हैं। लिमिट पहले 1 करोड़ थी, अब लिमिट 25 करोड़ तक ले जा चुकी गई है। तो रिफॉर्म है स्मॉल स्केल में। एक्सपेंशन, पहले तुम्हारे लाइसेंस पे मेंशन करती थी सरकार कि तुम कितनी क्वांटिटी अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे तुम साइकिल बना रहे हो, पेपर बना रहे हो, चेयर बना रहे हो, तो तुम्हारे लाइसेंस में लिखा होता था कि प्रोडक्शन तुम कितनी कर सकते हो। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितना प्रोड्यूस करना है तुम बेझिझक होकर करो। मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को रिलैक्स करा गया। पहले क्या होता था, 20 करोड़ से ज्यादा एसेट्स वाली कंपनी को लाइसेंस एक्सपेंशन का नहीं मिलता था। 1985 में इसकी लिमिट 100 करोड़ करी गई। फिर इस एक्ट एक्सपेंशन की कैपेसिटी को हटा दिया गया, फिर इस एक्ट का रेलेवेंसी खत्म हो गया था। आपके एसेट्स कितने हैं उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, आपको नई फैक्ट्री खोलनी है बिना अप्रूवल के खोलो, सरकार से कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। और 2002 में इसको रिप्लेस कर दिया गया कॉम्पिटिशन एक्ट से। फ्रीडम, तुम्हें किसी भी कंट्री से कोई मशीन इंपोर्ट करवानी है तुम करवाओ, इंडिया में प्रोडक्शन करो। पहले गवर्नमेंट इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, वो चाहते थे कि जो कैपिटल गुड्स हैं वो इंडियन बेस्ड इंडस्ट्रीज के ही यूज आगे करे जाए, बट गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे, आपको मशीन्स इंपोर्ट करवानी है बेझिझक होकर करवाइए। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस है दोस्तों? आरबीआई का रोल चेंज हुआ। पहले हर चीज आरबीआई रेगुलेट करता था। कमर्शियल बैंक किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, फिक्स डिपॉजिट पे क्या इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। अब आरबीआई को बोला गया ये बैंक को खुद डिसाइड करने दो, आप काम करो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का, जैसे कि करेंसी प्रिंट करो, गवर्नमेंट का अकाउंट हैंडल करो, सिक्योरिटीज इशू करके मार्केट में बेचो। तो रेदर देन रेगुलेटर इट इज मोर लाइक फैसिलिटेटर, कि काम रेगुलेशन की जगह फैसिलिटीज की तरफ लेके जाओ। प्राइवेट बैंक्स का चलन दोबारा से शुरू हुआ। पहले तो थे, कैनरा हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब प्राइवेट थे। फिर 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंक्स को खरीद लिया। फिर 1980 में दोबारा 6 बैंक नेशनलाइज हुए, तो प्राइवेट बैंक बचे नहीं थे। तो 1991 में गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी कि अब दोबारा से प्राइवेट बैंक्स जिनको बिजनेस शुरू करना है वो कर सकते हैं। तो 1993 या 1994, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, सॉरी, पहला प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई स्टार्ट हुआ। बट पहला प्रॉपर प्राइवेट बैंक जो इंडिया में शुरू हुआ था ना बच्चों, वो पीएनबी था। 1890s में लाहौर में शुरू हुआ था। अब तो वो सिर्फ इंडिया में ही रह गया, पाकिस्तान बांग्लादेश में वो ऑपरेट नहीं करता है। खैर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी।
इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट, पहले फॉरेन प्राइवेट बैंक्स को इंडिया में आने की परमिशन नहीं थी, उनको 74% तक की लिमिट अलाउ कर दी गई, बाकी इंडियन लोगों से पार्टनरशिप करके बैंक चलाओ। एक्सपेंशन, नई ब्रांच खोलनी है, आरबीआई के इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, आरबीआई को नोटिफाई कर दो और वहां से वो अप्रूवल भेज देंगे और आप ब्रांच खोल सकते हो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, पेंशन फंड्स, पहले बाहर के लोगों को अलाउ नहीं था इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, अब उनको परमिशन दे दी गई। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म थे। टैक्स रिफॉर्म, डायरेक्ट जिसकी इनकम वही पे करेगा, जिसकी कंपनी वही पे, कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स होता है, पर्सन का इनकम टैक्स होता है, मैं पैसा कमाऊंगा मैं इनकम टैक्स दूंगा, मेरा इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट कमाएगा कॉर्पोरेट टैक्स दूंगा, उसका बर्डन आगे शिफ्ट नहीं कर सकता मैं आप लोगों पे किसी पे, तो वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट, जीएसटी का बिल काटूंगा तो वो कस्टमर से चार्ज करके गवर्नमेंट को दूंगा, तो वो इनडायरेक्ट है। रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस, भाई पहले 2 लाख से ऊपर वाली इनकम के लोगों पे सरकार 50% टैक्स लगाती थी, रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट ने कहा 1 लाख से ऊपर कमाओगे 40%, तो थोड़ी लिमिट उन्होंने रिलैक्स करी। खैर अब तो 2025 में 12.5 लाख से ऊपर वाली इनकम के लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, पर उस टाइम 18,000 से ऊपर वाली इनकम पे टैक्स था। और एक सेकंड, मैंने क्या बोला, 12.5 लाख से कम इनकम वालों पे टैक्स नहीं है, ऊपर वालों पे टैक्स है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, रियली सॉरी अबाउट दैट। तो 12.5 लाख रुपए से अगर तुम 2025 में कम कमाओगे तो तुम टैक्स से फ्री हो, उसके ऊपर द इनकम विल बी टैक्सेबल, हालांकि उसमें रिलैक्सेशन वगैरह के थ्रू वो बेनिफिट लिया जाता है। पहले 18,000 रुपए वालों पे टैक्स नहीं था, उसके ऊपर वालों पे टैक्स था, फिर वो लिमिट 28,000 कर दी गई, तो ऐसे डायरेक्ट टैक्स को उन्हें रिड्यूस करा। अच्छा, कंपनीज के ऊपर जो फॉरेन कंपनीज थी उनका टैक्स आप लोग सुनकर शॉक हो जाओगे, 70% से ऊपर चला जाता था कॉर्पोरेट टैक्स, और जो डोमेस्टिक कंपनीज होती थी उनका टैक्स 60% क्रॉस कर जाता था। जितना तुम कमा रहे हो उसका आधे से ज्यादा तुम्हें सरकार को टैक्स देना होता था, तो इतना ज्यादा था। फिर जब इसको रिफॉर्म करा गया, रिड्यूस करा गया, तो इंडियन कंपनीज का 50% के नियर बाय करा गया, फॉरेन कंपनीज का 60% के नियर बाय करा गया। अब 2025 में इंडियन कंपनीज का 20 से 25% के बीच में रहता है, फॉरेन कंपनीज का आज भी इंडिया में जो टैक्स है वो 40 से 45% रहता है। मैंने इतना डिटेल में तुम्हें समझा दिया, तो टैक्स उन्होंने कम करा। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, भाई जीएसटी आया 1991 के आसपास, मॉड वेट आया था, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ताकि इनडायरेक्ट टैक्सेस बिजनेसमैन के लिए सिंप्लीफाई हो, वरना पहले एक्साइज ड्यूटी दो, सेल्स टैक्स दो, सर्विस टैक्स दो, तो अब उन्होंने उसको सिंपल करके पहले मॉड वेट लाए, फिर उसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके जीएसटी लाए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइलिंग टैक्सेस, पहले इनकम टैक्स फाइल करने का जो प्रोसीजर था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, नंबर ऑफ हेड्स काफी सारे होते थे, अब तो सिर्फ 5 ही हैं, और भी काफी चीजें उन्होंने सिंप्लीफाई करी ताकि आम आदमी खुद भी अपना टैक्स फाइल करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। अब तो सब ऑनलाइन है, तो 2002-2003 के आसपास से उन्होंने ऑनलाइन भी अलाउ कर दिया टैक्स का सिस्टम, तो फिजिकली तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम इलेक्ट्रॉनिकली अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो, अब तो करना ही वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इंडियन रुपी का दाम 20% से गिराया फॉरेक्स मार्केट में सारी करेंसीज के अगेंस्ट। ऐसा क्यों भाई? 100 रुपए का डॉलर मिल रहा था, 120 कर दिया, एग्जांपल ले रहा हूं, डोंट टेक इट सीरियसली, उस टाइम पे 17-18 रुपीस का रेट था, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। तो अगर 120 रुपए रेट चला जाएगा तो उनको फायदा है ना, हम अगर 100 की जगह उनको 120 ऑफर कर रहे हैं तो वो तो आएंगे। तो बस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया में लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए रुपी को डीवैल्यू करा था। मार्केट डिटर्मिनेशन, पहले एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, अब 1993 में, बेटा 1991 में नहीं आया था, ये वाला चेंज आया था 1993 में, दोनों इनफैक्ट 93 में करे थे। 20% से रुपये को डीवैल्यू करा था, और दूसरी बात मार्केट के ऊपर रेट छोड़ दिया, डिमांड सप्लाई से करेंसी का रेट डिसाइड होगा। इंडिया आज फॉलो करता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जब इंटरफेयर करना होगा आरबीआई को तब इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज मार्केट के थ्रू रेट डिसाइड होगा। वरना गवर्नमेंट क्या कर रही थी? डी वैल्यू, तो लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे थे कि यार तुम 17 रुपीज वाला डॉलर 22 का क्यों कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो अब हम डिसाइड ही नहीं करेंगे, अब मार्केट डिसाइड करेगा, तो मार्केट के थ्रू तो कितना मर्जी जाए, हम गवर्नमेंट को थोड़ी ब्लेम करेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए दोस्तों? रिडक्शन ऑफ टैरिफ, कहां 200-300% टैरिफ। 2007 में जो बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने टैरिफ का जो परसेंटेज था वो 10% तक कर दिया था, अब 2025 में 16% के आसपास है, इतना कम कर दिया, कहां 200-300%, कहां 16%। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशली फ्रूट्स वेजिटेबल पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन उन्होंने हटा दी, कितना मर्जी तुम केला सेब अनार भेजो, सरकार को उससे फर्क नहीं पड़ता, तो कंपटीशन काफी बढ़ गया था फार्मर्स में। रिमूवल ऑफ कोटा, सेम ये रिपीट हो रहा है। ईज इन लाइसेंसिंग,
अब अगर तुम्हें लाइसेंस लेना तो सरकार तुम्हें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। पहले गवर्नमेंट ओपनली क्लेम करती थी इंपोर्टर्स को लाइसेंस लेने में हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 1991 में गवर्नमेंट ने क्लियर करा कि अब तुम्हें बाहर से कुछ इंपोर्ट करवाना है, तुम्हें लाइसेंस चाहिए, हम तुम्हें अपफ्रंट होकर प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्राइवेटाइजेशन। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आईएनओ पर क्या करें, जल्दी कवर करना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच यहां तक बने हुए रहने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे प्राइवेटाइजेशन। दो तरीके से होता है। एक तरीका, गवर्नमेंट जब अपनी कंपनी के कुछ शेयर, कुछ स्टॉक मार्केट पे बेचना शुरू करती है, डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा तरीका, कंप्लीट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो दो तरीके, एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एग्जांपल लूं, Maruti was sold to Suzuki back in 2002, so it was example of transfer of ownership. Tata had bought Air India from Government of India in the year 2022, so it was again example of transfer of ownership. But in 2022 one more thing had happened, if you remember, LIC का IPO आया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का IPO आया था प्यारे बच्चे। 3.5% उसमें स्टेक जो गवर्नमेंट का था वो उन्होंने स्टॉक मार्केट पे बेचा था, तो वो था डिसइन्वेस्टमेंट। थोड़ा अमाउंट उन्होंने डिसइन्वेस्ट कर दिया कि हमें पैसों की जरूरत है तो डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, थोड़े पैसे चाहिए थे, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना था। फायदा क्या हुआ, मैनेजमेंट करना बेटर हुआ एयर इंडिया का। इसके अलावा अब LIC में प्राइवेट लोग आ गए हैं, सुजुकी ने मारुति को खरीदा तो अब उसमें अल्टीमेटली माइलेज थोड़ी बेटर मिल जाती है, रेंज थोड़ी प्राइस की बेटर मिलनी शुरू होगी, डिजाइन थोड़े और ज्यादा मिल गए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, प्राइवेट कंपनी लॉस पे काम नहीं करेगी। डेफिसिट अब गवर्नमेंट का कम होगा, कंपनी नहीं है अब, उनके हाथ में कंपनी ही नहीं है, अब टाटा देखेगी एयर इंडिया को, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली डेफिसिट कम। तुम्हें पता है 18,000 करोड़ की डील हुई थी गवर्नमेंट की और एयर इंडिया की, ठीक है, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विद टाटा। भाई एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी ना, तो एयर इंडिया जब लिया टाटा ने तो उस 18,000 करोड़ में से लगभग 14-15,000 करोड़ का तो खाली डेफिसिट था जो टाटा के सर पर आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब कंपनी को बेचा तो जब उनकी ट्रांजैक्शन हुई तो इतना बर्डन उन्हें पहले गवर्नमेंट को क्लियर करना पड़ा, और वो बर्डन किसके सर पर है, टाटा सन्स के बर्डन है ना। तो डेफिसिट वो गवर्नमेंट का जो था अब वो टाटा का हो गया, ऐसे समझो। कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है, पहले गवर्नमेंट की एयरलाइन थी, अब प्राइवेट के साथ उन्हें कॉम्पीट करना है। सुजुकी को अब प्राइवेट के साथ कॉम्पीट करना है, पहले तो गवर्नमेंट ही चला रही थी। डाइवर्सिफिकेशन, अब देखो सुजुकी की कितनी सारी कार्स इंडिया में अवेलेबल है, पहले तो मारुति 800 हो गई, ओमनी हो गई, वो लिमिटेड कैटेगरीज आती थी। FDI इंडिया में लिमिट बढ़ाई गई, पहले 40% की परमिशन थी, अब प्यारे बच्चों 51 से 100% के बीच में वेरी करता है FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनको कितना स्टेक देने की परमिशन थी, पहले 40 थी, अब बढ़ा दी गई है 51 से 100। दिक्कतें कहां कहां पर हुई, अब सुजुकी वाले सोशल इंटरेस्ट, उनको प्रॉफिट कमाना है, भाई माइलेज चाहिए, माइलेज देंगे, सेफ्टी गई ऐसी की तैसी में, तो वो सोशल इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। सरकार की जब कार बनती थी ना मारुति वालों की, लोहा यूज करते थे अपनी गाड़ी में बेटा, तब की बात है। हाई प्राइस गुड्स, अब देखो सुजुकी वालों के हायर सेगमेंट कार्स भी आती है, एयर इंडिया वालों ने थोड़े फेयर बढ़ा दिए, सर्विसेज देंगे तो भाई पैसा उसका चार्ज करेंगे। LIC में थोड़ा प्रीमियम महंगा हो जाएगा, प्राइवेट लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, अब एयर इंडिया वालों का अब देखो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट से उन्होंने उस कंपनी को खरीदा। सुजुकी वाले उस प्राइस में जो कार ऑफर कर रहे हैं और कोई ऑफर कर नहीं रहा है, तो जो गवर्नमेंट चला रही थी उनका कहीं ना कहीं उसमें एक्सक्लूसिव राइट था, अब वो एक्सक्लूसिव राइट प्राइवेट को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। ग्लोबलाइजेशन, खुद को मिलाओ, दोस्ती करो, अगला टॉपिक है। प्राइवेटाइजेशन इतना ही था, ठीक है। फिर तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं, गूगल पे सर्च करना महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न एज ऑफ 2025, और तीनों के दो दो नाम याद कर लेना, कोई भी दो महारत्न, जैसे कि एक याद कर लो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक याद रख लो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ऐसे ही आपको नवरत्न और मिनी रत्न के भी दो दो नाम याद करने हैं। महारत्न गवर्नमेंट की वो कंपनीज जिनका गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा एसेट्स है, कंपैरेटिवली कम प्रॉफिट एसेट्स नवरत्न में, कंपैरेटिवली कम प्रॉफिट और कम एसेट्स मिनी रत्न में। तो ऐसे ये वर्क करता है, दो दो नाम लेटेस्ट याद करके जाना। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ये चैप्टर का मेन लास्ट टॉपिक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ग्लोबलाइजेशन में अल्टीमेटली ये होता है कि हम ग्लोबल हो रहे हैं, हम खुद को मिला रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं विद अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है। एक सिंगल डिसीजन लेने से तुम ग्लोबलाइज नहीं हो सकते, तुम्हें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके तुम खुद को ग्लोबलाइज डिक्लेयर करोगे। जैसे तुम्हारी इंटरडिपेंडेंस और बढ़ेगी, तुम दूसरों पे और डिपेंडेंट हो रहे हो, बाहर के लोग तुम्हारे देश में आएंगे, तुम बाहर के देशों में जाओगे, इकोनॉमिक सोशल जोग्राफिकली तुम मिलोगे दूसरे देशों के साथ, तुम ग्लोबल नेटवर्क बनाओगे। तो अब एक कंट्री ग्लोबली और ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। क्या क्या हमने करा,
इक्विटी लिमिट को हमने बढ़ाया ताकि हम ग्लोबलाइज हो सके। भाई कितनी लिमिट थी? 40% थी, अब लिमिट हो गई 51 से 100%, ताकि बाहर के लोग इंडिया में आके बिजनेस करें। इंडियन रुपी की वैल्यू हमने 20% से गिराई, फिर हमने मार्केट के ऊपर रेट छोड़ दिया। 1993 में रुपी वाज मेड फुली कन्वर्टेबल, मतलब कि मार्केट रेट डिसाइड करेगा। रिमूवल ऑफ कंट्रोल्स, कितनी क्वांटिटी इंडिया में आ सकती है वो परमिट पे लिखती थी गवर्नमेंट, अब वो भी हटा दिया उन्होंने। मॉडिफिकेशन ऑफ टैरिफ, कहाँ 350%, 200%, अब 16% है 2025 में। मॉडिफिकेशन इन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट, पहले तुम एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सामान इंडिया में इंपोर्ट नहीं करवा सकते थे, अब तुम करवा सकते हो। पॉजिटिव चीजें क्या क्या हुई? हमें और एक्सेस मिला बाहर के सामान का, बाहर के फोन्स, बाहर के रेफ्रिजरेटर्स और बाकी फर्नीचर के आइटम इंडिया में लाए जाने लगे। अच्छी टेक्नोलॉजी हमने यूज करनी शुरू करी, जिससे हमारे कस्टमर को और अच्छी सर्विसेज और अच्छा एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ। लार्ज इंडस्ट्रीज का फायदा ही फायदा है, क्योंकि पहले टाटा रिलायंस सिर्फ इंडिया में बिजनेस करते थे, अब ग्लोबली जियो के देखो नेटवर्क कहाँ कहाँ पर फैल गए हैं। टाटा महिंद्रा वाले कहाँ कहाँ गाड़ियां बेच बेच कर प्रॉफिट कमा रहे हैं। दिक्कतें ये आ रही हैं कि ज्यादा फायदा उन कंट्रीज को है जो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही हैं रेदर देन जो इंपोर्ट ज्यादा करती हैं। अब इंडिया इज मोर लाइक इंपोर्ट नेशन, वो बाहर से मंगवाता ज्यादा है। अब चाइना यूएसए एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो जो फायदा ग्लोबलाइजेशन से ऐसे देशों को मिला है उतना इंडिया को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। पुअर नेशंस का एक्सप्लॉयटेशन है, वहां सामान महंगा बेचा जाता है, वहां के जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वो भी वो सामान यूज करना चाहते हैं, बट ड्यू टू हाई प्राइस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो डिस्पैरिटीज आ जाती है लोगों में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अब ये एलपीजी जो हमने पढ़ा, इसके फायदे, पहला फायदा जीडीपी ग्रोथ हमारा जो 5-6% पर टिका हुआ था, 5.6% है 1980, वो लगभग 7.6%, रफली 7 to 8% टच कर रहा है। फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट बढ़ी बेटा, 100 मिलियन आई थी 1990 में, और 2014 में कितनी आई थी? 73.5 बिलियन। एनसीईआरटी फिगर्स है, इनको ऐसे ही याद रखना। फॉरेक्स रिजर्व्स 1990 में कितने थे हमारे पास? 6 बिलियन, ठीक है। 1990 लिखा हुआ है, 91 में तो 1 बिलियन थे, तो थोड़ी फिगर इंप्रूव करने के चक्कर में दे हैव केप्ट इट 1990, थोड़ा बड़ा अमाउंट दिखाना होगा 6 बिलियन। बेटा 2014-15 में 321। अभी तुम्हें मैंने बताया 2025 में कितने हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ कितने हैं, ठीक है। 6 लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर बन चुके हैं इंडिया में, बहुत बड़ा, मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा नंबर है। राइज इन एक्सपोर्ट्स, तो सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, बेटा इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा, कितने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। इन्फ्लेशन 1991 में मैंने तो तुम्हें बोला था कितना परसेंट? 11, या तो 16.7% है। आई डाउट अबाउट दिस फिगर, एक बार मैं इसको दोबारा रीचेक करके डिस्क्रिप्शन में सही करके डाल दूंगा। और बेटा 2015-16 में कितनी थी? 4.9, ये ठीक दे रखी है, फाइन। एनसीईआरटी तुम खुद भी देख लेना एक बार, बाकी मैं भी एक बार इसको वेरीफाई करके डालूंगा। इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, लाइसेंसिंग बंद करी एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज। रिमूवल ऑफ एंटी रिस्ट्रिक्शंस, पहले लाइसेंस लो, ये कोटा, ये दिक्कत है, वो सब हटाया, प्राइवेट सेक्टर को एक्सपैंड करने की खुली छूट दी गई। दिक्कतें कहां कहां पर आई? एग्रीकल्चर में देखो सब्सिडी देनी बंद करी, और जो चीजें पहले लेबर करती थी अब वो काम मशीनों से होने लगे, सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने इरिगेशन पे काम करना बंद करा, एमएसपी कुछ टाइम के लिए नहीं दिया, सब्सिडी नहीं दी, और अल्टीमेटली इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, अब बाहर से लोगों ने फल सब्जियां इंपोर्ट करवानी शुरू कर दी। पहले लोग केला सेब खा लेते थे, अब लोगों को अवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट खाना है, ठीक है। शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स, अब जब किसानों को पता लगा कि बाहर सामान बेचने में कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उन्होंने कॉटन, जूट वगैरह की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा। इंडस्ट्रियल इश्यूज क्या क्या है? इंडस्ट्रीज में पहले ही ग्रोथ नहीं थी, अब चाइना से सस्ता सामान आना शुरू हो गया, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज को और एक प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इंडिया का इतना खास है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की सप्लाई की हम बहुत ज्यादा सप्लाई कर पाए अच्छी क्वालिटी का सामान। डेवलप्ड कंट्रीज अभी भी नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, टैरिफ भी लगाते हैं। 2025 में हम अमेरिका का और इंडिया का टैरिफ वॉर तो देख ही रहे हैं, फिर क्वांटिटेटिव वॉर भी है कि इतनी ही क्वांटिटी हम इंपोर्ट करवाएंगे, नॉट बियॉन्ड दैट। टेक्सटाइल पे लगाता है वो इंडिया के ऊपर कि इतना टेक्सटाइल खरीदेंगे, बियॉन्ड दैट हम अलाउ ही नहीं करेंगे। तो अपने हर एक इंपोर्टर को वो परमिट पर लिख कर देता है यूएसए कि तुम कितना टेक्सटाइल इंडिया से इंपोर्ट करवा सकते हो। टैक्स उन्होंने कम करा, उन्होंने फ्लेक्सिबल करा कि और लोग टैक्स पे करेंगे, पर लोगों ने अभी भी टैक्स का इवेजन कंटिन्यू रखा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव ऑफर करे, उससे और फर्दर अमाउंट आना का स्कोप कम हो गया। जब तुम इतने इंसेंटिव ऑफर करोगे बाहर के लोगों को, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट कहां से करेगी? भाई पहले कंज्यूमर वड़ा पाव खाता था, कोई ठेल से टिक्की खा लेता था, अब कंज्यूमर को मैकडी का बर्गर खाना है, अब उसको महंगे महंगे फोन यूज करने हैं, अब उसको महंगे महंगे शूज खरीदने हैं, तो कंज्यूमरिज्म फैला, बाहर के सामान की डिमांड बढ़ी। अनबैलेंस ग्रोथ, सर्विस सेक्टर चलो फिर भी ग्रो कर गया, दुकानें चल गई, हॉस्पिटल ठीक ठाक चल रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर ठीक ठाक चल रहा है, बट व्हाट अबाउट प्राइमरी सेक्टर, व्हाट अबाउट फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, उनके ऊपर एलपीजी ने इतना ध्यान दिया नहीं।
2 टॉपिक बचे हैं चैप्टर के, फिर चैप्टर खत्म है प्यारे बच्चों। आई थिंक 30 मिनट से ये थोड़ा सा ऊपर क्रॉस कर जाएगा। मैं एक बार जरा टाइम लिमिट देखना चाहूंगा, कितना टाइम अभी तक मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हो चुका है। खैर अभी तो बिलो 30 ही है, हम सही चल रहे हैं। आई विल ट्राई टू कवर इट इन 30 to 35 मिनट्स, ठीक है। आई नो स्पीड बहुत तेज चल रही है इस वीडियो के अंदर, पर बेटा क्या करूं, चैप्टर इतना बड़ा है, कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल क्रिस्प तरीके से, शॉर्ट तरीके से समझाऊं और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है ना। तो इसीलिए यहां तक बने रहने के लिए बेटा अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों की मेरा सपोर्ट, आप लोगों की हिम्मत हो। आउटसोर्सिंग बेटा हायर करेंगे वो सर्विसेज जो पहले हम खुद प्रोवाइड कर रहे थे। अब मैं जिस इंस्टीट्यूशन में पहले काम करता था, वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ पर जो लोग मतलब हाउस कीपिंग वगैरह में है, तो वो सब आउटसोर्स है, दूसरी कंपनी से हायर कर रखा है। तो कोई पर्सन अगर एब्सेंट हो रहा है तो दे हैव द अदर स्टाफ अवेलेबल रेडीली डिप्लॉयबल। अब कोई इंडिविजुअल पर्सन इतना माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा ना कि भाई सिक्योरिटी गार्ड नहीं आ रहा तो उसकी एब्सेंस में कोई और मैनेज करा जाए फॉर दैट डे, तो वो दूसरी कंपनी, तो ये आउटसोर्स करो, दूसरी कंपनी को डाल दो। तो इंडिया इस चीज़ में बहुत बढ़िया है। हम लीगल एडवाइस देते हैं फॉरेनर्स को, हमारे यहाँ कॉल सेंटर बहुत चलते हैं, हमारे रिकॉर्ड कीपिंग, भाई बाहर के पेशेंट्स, अमेरिका के, लंदन के, उनका जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड है वो इंडिया में मेंटेन करा जाता है, उसकी जो बिल की स्टेटमेंट है वो इंडिया तक में बनाई जाती है। तो सब काम आउटसोर्स, भाई तुम लोग देखो, ठीक है, फिल्म रिकॉर्डिंग करने आते हैं, फिल्म एडिटिंग करने, तो यहाँ से सर्विसेज ये लोग ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा क्यों हुआ, हमारा IT स्ट्रांग हुआ, टेलीकॉम इंप्रूव हुआ है ना, हमारे लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, तभी तो हम और आउटसोर्सिंग सर्विसेज बाहर के लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अकाउंटिंग सर्विसेज, BPOs, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सिंपल भाषा में कॉल सेंटर, फिल्म एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग, तो ये सब सर्विसेज बाहर के लोगों को हम दे रहे हैं, ग्लोबली दे रहे हैं, जिससे हमारी इनकम बढ़ रही है ना। कम पैसों में काम करने को तैयार हो जाते हैं, स्किल भी अच्छी खासी है और एक्यूरेसी बढ़िया रहती है, हम लोगों की एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये आ जाता है 1 नंबर में, 3 नंबर में भी आ जाता है कि वाई इज इंडिया अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग फॉर फॉरेनर्स। तो ये 3 वजह है, कम पैसों में काम करने को राजी है, स्किल वाले लोग हैं और एक्यूरेसी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। तो रिफॉर्म्स के बाद इंडिया एक ग्लोबल हब बन चुका है बाहर की ब्रांड्स के लिए, इवन गवर्नमेंट्स के लिए आउटसोर्सिंग के लिए। वो काम हमें आउटसोर्स कर देते हैं, तुम लोग हैंडल करो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत हुई थी 1948, ठीक है। पहले जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, कहां लिखा है, यहां लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये WTO का क्या था, प्रीसीडर था, ये उनके पहले था। और गैड का सक्सेसर कौन है, उसके बाद कौन आया, जब दोनों अलग अलग हैं, हालांकि दोनों का जो मतलब अल्टीमेटली हेडक्वार्टर है वो अल्टीमेटली स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में एग्जिस्ट करता है, पर GATT was more like an agreement, WTO is more like an organization। अच्छा बाय द वे GATT लिखा तो है यार यहाँ पर, सॉरी मैंने देखा नहीं, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1948 इंडिया के इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद एस्टैब्लिश हुआ। 23 कंट्रीज की मेंबर थी। और WTO कब एस्टैब्लिश हुआ, 1995। यूरोप में एक कंट्री है उरुग्वे, वहां पर इंटरनेशनल मतलब सारी कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वहां के बैठे, उन्होंने डिसाइड करा कि यार जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड तो कामयाब नहीं है, रूल्स तो बना लिया पर कोई फॉलो नहीं कर रहा है। इंडिया खुद भी बेटा, हम लोग भी क्या बेटा छुपाए, हम 350% टैरिफ लगा रहे हैं, कोटा रिस्ट्रिक्शन, तो इसके मेंबर बनने में शर्म आनी चाहिए कि जब तुम साइन कर रहे हो कि तुम टैरिफ कम से कम करोगे, तुम ट्रेड को फ्री करोगे और ऊपर से तुम इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। तो इसीलिए WTO हमें एक ऐसी पुलिस बोल लो, ऐसा एक मतलब इंस्पेक्टर बोलने में चाहिए था जो ऐसी चीजों को होने से रोके। तो WTO बनाया गया कि सिर्फ गुड्स नहीं, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज, सर्विसेज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल राइट्स, ये तीनों चीजें WTO के अंदर रूल्स के अंदर आती है। जबकि GATT का जो मेन फोकस एरिया था वो था सिर्फ गुड्स के ऊपर, ट्रांजैक्शन पे रूल्स वगैरह सेट करे जाएंगे जो टेंजेबल चीजें, ठीक है। तो रूल बनाया जाएगा, ट्रेड किस तरीके से होगा, सारी कंट्री सबके साथ एक ही प्रिंसिपल फॉलो करेगी। मोस्ट फेवर्ड नेशन बोलते हैं कि सब बिल्कुल भाईचारे में रहेंगे। अगर तुम एक कंट्री के लिए टैरिफ कम करोगे तो तुम्हें सबके लिए करना पड़ेगा। अगर तुम जिस कंट्री के लिए टैरिफ कम कर रहे हो उसके साथ प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट में नहीं आ रहे हो, तो मतलब क्लॉज आर देयर, बट अगेन वी नीड टू बी क्लियर कि हर कोई एक बराबर ट्रीट करा जाएगा। बेटा 2025 में ना अब इसकी 166 कंट्रीज मेंबर हो चुकी हैं और अभी भी कुछ 22 कंट्रीज नेगोशिएट कर रही है मेंबर बनने के लिए WTO की, पर अभी फिलहाल 166 है, NCERT में 164 है, ठीक है। इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, प्रोड्यूस करो गुड्स सर्विसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ट्रेड करो बिंदास, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह नहीं इस्तेमाल करने, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन नहीं इस्तेमाल करने, जो ऐसी हानिकारक चीजें हैं इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है नहीं यूज करेंगे। इंडिया WTO की एक्टिव मेंबर है, जो जो बातें हम क्लेम करते हैं वो हम फॉलो करते हैं।
वरना निकाल नहीं देंगे हमें। अगर हम उनकी बातें नहीं मानेंगे, जो जो हमने WTO में क्लेम करी हैं, निकाल दिए जाएंगे। तो फ्रेम करने के लिए ग्लोबल रूल, सेफगार्ड करने के लिए इंटरेस्ट को, इंडिया WTO की मेंबर है। हर साल इनकी मीटिंग होती है, सितंबर से दिसंबर के बीच में कंडक्ट होती है, WTO की मीटिंग होती है, ठीक है। इनका जो हेडक्वार्टर है ना, उसको हेडक्वार्टर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सेक्रेटरीट, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज सेक्रेटरीट। तो इनका वो जेनेवा में है। और इस टाइम पर जो इनकी चेयरमैन है, ठीक है, जो इनकी सेक्रेटरी है, इट इज जो कि शी इज हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द सेकंड टर्म एज द चेयरमैन ऑफ WTO एंड शी बिलोंग्स टू अफ्रीका। शी इज द वेरी फर्स्ट आई कैन सी द चेयरमैन हु इज चेयरिंग द WTO एंड दैट टू फॉर द सेकंड टाइम एंड दैट टू वुमेन। तो काफी टाइटल इनको मिले हैं जो अभी WTO के चेयरमैन है। क्रिटिसिज्म, ज्यादातर जो ट्रेड होता है वो डेवलप्ड नेशंस आपस में कर लेते हैं। यूरोप ने कर लिया, US से, ठीक है। यूरोप में बहुत सारे नेशंस हैं यार, उनका अपना एक यूरोपियन यूनियन है, EU, 27 कंट्री उनकी मेंबर है। तो उनमें का ट्रेड हो रहा है US से, ठीक है। हमारा उतना ट्रेड हो नहीं रहा है, हमारे रीजनल ग्रुप्स इतने स्ट्रांग है नहीं। तो WTO इज मोस्टली प्रेफर्ड विद द डेवलप्ड नेशंस मोरली, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री को ओपन करना पड़ता है, लिमिटेड एक्सेस है। और एग्रीकल्चर सब्सिडीज डेवलप्ड नेशन देते हैं अपने किसानों को, हम लोग उतनी दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें उतना फायदा नहीं मिलता है। चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कोई डाउट, डिफिकल्टी, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। नोट्स परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ मैं डिटेल शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर करना, एक लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।